नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवाल, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी और उसके बाद में मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करा था। आज इस वीडियो के अंदर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, या फिर इसे मांग की लॉज को प्रभावित करने वाले तत्व भी बोला जाता है। दूसरा, ये आपका जो डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं उसके क्या क्या रीजंस या क्या क्या कोजेज होते हैं, यानी इलास्टिसिटी डिफरेंट होने के क्या क्या कारण होते हैं, ये भी इसे एक टॉपिक के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग या डिफरेंट या वेरी करती हुई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं। उसमें नंबर 1 आता है नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तु की प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वेरी करती है या डिफर करती है। मान लीजिए कोई भी कमोडिटी ऐसी है जिसका नेचर है वो कुछ इस टाइप का है कि वो आपके लिए कंपलसरी है या नेसेसरी आइटम है या नेसेसरी कमोडिटी है, तो उस केस में डेफिनेटली उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन इलास्टिक या हाईली इन इलास्टिक जिसको बोला जाता है, जिसे बेलोचदार मांग बोला जाता है, उस नेचर की होती है। अगर आपका कंफर्ट गुड है, यानी जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं उस नेचर की कमोडिटीज हैं, उनकी इलास्टिसिटी है वो इक्वल्स टू 1 होती है, यानी यूनिटरी इलास्टिक होती है, इकाई लोचदार मांग होती है। और अगर कोई कमोडिटी आपकी लग्जीरियस है, जिसे विलासिता की वस्तु बोलते हैं, उस नेचर की कमोडिटी है, तो डेफिनेटली उसकी इलास्टिसिटी है डिमांड की वो हाईली इलास्टिक डिमांड होती है, यानी अत्यधिक लोचदार मांग उसकी होती है। फिर सेकंड इसमें आता है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, ये वस्तु के उपभोग के स्थगन की संभावना, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए अपन किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन डेफर कर सकते हैं। जैसे आज ही अपने को कोई कमोडिटी कंज्यूम नहीं करनी है, मान लीजिए 1 महीने बाद उसका कंजम्पशन करा जा सकता है या आफ्टर 2 मंथ उसका कंजम्पशन करा जा सकता है, तो उस केस में उसकी इलास्टिसिटी है डिमांड की वो हाईली इलास्टिक डिमांड हो जाता है। रीजन बीइंग ऐसी कमोडिटी को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करा जा सकता है, और अगर पोस्टपोनमेंट की संभावनाएं कम है, उसके चांसेस कम है, तो डेफिनेटली उसकी डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि उसे अपने को कंज्यूम करना ही होता है। फिर थर्ड इसमें आता है हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आदत, यानी कोई भी कंज्यूमर किसी कमोडिटी या गुड्स या सर्विस के रेफरेंस में हैबिचुअल है या नहीं है, इस बात पर भी इलास्टिसिटी कितनी होगी डिपेंड करती है। अगर आप किसी कमोडिटी के कंजम्पशन के हैबिचुअल हो चुके हैं तो डेफिनेटली उसकी प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो आप पर उसका इम्पैक्ट नहीं आता। तो ऐसी कमोडिटीज होती है उनकी लेस इलास्टिक या आपकी इन इलास्टिक डिमांड है वो होती है। और आप किसी कमोडिटी के हैबिचुअल नहीं हुए हैं, फ्रिक्वेंटली आप उसको यूज भी करते हैं और कई बार डेफर भी कर देते हैं, कई बार उसे कैंसिल भी कर देते हैं, इन सभी सिचुएशन में उसकी डिमांड है वो हाईली इलास्टिक हो जाती है। रीजन बीइंग आप उसकी सब्स्टिट्यूट गुड को परचेज करने को रेडी होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आता है वैरायटी ऑफ यूसेज, वस्तु के विभिन्न उपयोग। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है वो इलेक्ट्रिसिटी का लिया जा सकता है। कई टाइप से इलेक्ट्रिसिटी को यूज करा जाता है, लाइट के लिए, पावर के लिए, फिर हीटर के फॉर्म में इसे यूज करा जा सकता है, एसी, फैन, कूलर, ये सारी चीजें इससे चलाई जा सकती है, प्रेस भी करी जा सकती है। अब इसके वेरी यूज होते हैं, यानी बहुत सारे ज्यादा उसके यूज होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसकी डिमांड है वो हाईली इलास्टिक हो जाती है। जैसे उसकी पर यूनिट प्राइस इंक्रीज होती है, आप कंजम्पशन उसका कम कर देते हैं। और कोई कमोडिटी ऐसी है जिसकी लिमिटेड यूज है या सिंगल यूज है, तो उसकी डिमांड है वो ऑलमोस्ट इन इलास्टिक होती है, जिसे बेलोचदार मांग बोला जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का आय स्तर। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर है, उसका इनकम लेवल हाई है, यानी वो रिच पर्सन है या सुपर रिच पर्सन है। ऐसे जो पर्सन होते हैं उनके लिए किसी भी कमोडिटी की जो इलास्टिसिटी है वो डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है। रीजन बीइंग उनके लिए पैसे का कोई मायना नहीं है, अनलिमिटेड उनके पास मनी होता है, वो किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और अगर पुअर पीपल्स हैं तो उस केस में कमोडिटीज की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होती है,
रीजन बीइंग उनको एक एक अपना पैसा है वो सोच समझ के स्पेंड करना होता है डिफरेंट कमोडिटीज पर। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कॉम्प्लीमेंट्रिसिटी बिटवीन गुड्स, वस्तुओं में पारस्परिक निर्भरता, या एक टाइप से इसे अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी है या गुड्स है, उसकी हाईली इलास्टिक डिमांड है तो डेफिनेटली दूसरे की भी हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेट्रोल हो गया, उसके साथ में 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स हो गए, ऐसे डीजल है उसके साथ में 4 व्हीलर्स हो गए, जिन कमोडिटीज को सिमिलरली कंज्यूम करा जाता है, यानी एक के साथ में दूसरे का कंजम्पशन है वो कंपलसरी हो जाता है। तो उस केस में अगर एक कमोडिटी की इलास्टिक डिमांड है तो दूसरे की इलास्टिक होगी, एक कमोडिटी की हाईली इलास्टिक डिमांड है तो दूसरे की भी हाईली इलास्टिक डिमांड होगी। फिर नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। इसमें देखा जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर मार्केट में डिफरेंट सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली ऐसी कमोडिटीज की हाईली इलास्टिक डिमांड होती है, अत्यधिक लोचदार मांग होगी, क्योंकि एक कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है तो आप फटाफट दूसरी कमोडिटी पे स्विच कर जाते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऐसी कमोडिटी की डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें टाइम फैक्टर्स, टाइम फैक्टर और समय तत्व। यहाँ पर टाइम फैक्टर को 2 टाइप्स में डिवाइड करा गया है, एक तो शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जनरली आपको चीज़ों का आइडिया नहीं होता कितनी प्राइस इंक्रीज हो गई है, मार्केट में क्या अवेलेबिलिटी है क्या नहीं है, तो उस केस में कमोडिटी की डिमांड है वो इन इलास्टिक डिमांड होती है, बेरोजगार होती है, आपको चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। और लॉन्ग टर्म में आप मार्केट के एवरी एस्पेक्ट को अच्छे से जानते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके पास में दूसरे कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी होती है, प्राइस का भी आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसी कमोडिटीज़ की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक डिमांड हो जाती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु की कीमत। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक तो ऐसी कमोडिटी जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइस है और एक ऐसी कमोडिटी जिनकी बहुत कम प्राइस है। तो बहुत ज़्यादा जिन कमोडिटीज़ की प्राइस होती है तो डेफिनेटली उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है, एक कैटेगरी होती है जो उनको परचेज करती है, यानी जिसे रिच कैटेगरी बोला जा सकता है। और रिच कैटेगरी पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं आता कि प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो उन कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं। तो जो हाईली प्राइस्ड गुड्स होते हैं उनकी डिमांड है वो इन इलास्टिक होती है। और दूसरा इसमें आता है लो प्राइस गुड्स। अगर ये आपके गुड्स हैं वो पुअर सेगमेंट के लिए ही हैं तो इनकी डिमांड है वो हाईली इलास्टिक होने के चांसेस होते हैं। और नॉर्मल प्राइस है इट मीन्स वो नॉर्मल जो कंज्यूमर है उनके लिए होती है तो उनकी कई बार डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का वितरण। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो इक्वाटेबल है या अनइक्वाटेबल है, यानी एक समान धन का वितरण करा गया है या उसमें असमानताएं है। अगर अनइक्वाटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो डेफिनेटली 2 सेगमेंट वहां पर देखने को मिलते हैं, एक रिच कैटेगरी और एक पुअर कैटेगरी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, किसी भी कमोडिटी की डिमांड है वो इन इलास्टिक हो जाती है। और इक्वाटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है तो डेफिनेटली वहां पर सबकी एक समान इनकम होती है और किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होती है तो सोसाइटी के हर एक सेगमेंट पे इसका इम्पैक्ट आता है, तो वहां पर कमोडिटीज की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक हो जाती है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कंट्रोल ऑन कंजम्पशन, उपभोग पर नियंत्रण। मान लीजिए किसी का पर्टिकुलर कमोडिटी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, उसके कंजम्पशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है या लिमिटेड उसकी अवेलेबिलिटी है, तो ऐसी कमोडिटीज की डिमांड है वो इन इलास्टिक यानी बेरोजगार होती है। और जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, ओपन मार्केट में आप किसी को भी सेल आउट कर सकते हैं, तो उन सिचुएशन में डिमांड या तो यूनिटरी इलास्टिक होती है या हाईली इलास्टिक देखने को मिलती है। और इसमें लास्ट आता है अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय की मात्रा। आप अपनी टोटल इनकम का कितना पोर्शन है वो पर्टिकुलर कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं, इस बात से उस कमोडिटी की इलास्टिसिटी है वो डिसाइड होती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैच बॉक्स आती है, माचिस आती है, मान लीजिए वो ₹1 की आती है और आपकी मंथली इनकम है वो ₹50,000 है।
तो क्या उस सिचुएशन में इसकी प्राइस 50% इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आप इसे परचेज करना छोड़ देंगे? डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक रुपए की आती है, 1.5 रुपए की आई, डेफिनेटली आप उसे परचेज कर लेंगे अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 और मैं तो कहता हूँ इवन 20,000 मंथली इनकम है तब भी आप उसे परचेज कर लेंगे। तो आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन किसी कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं, इस बात पर भी कमोडिटी की जो डिमांड है उसके इलास्टिसिटी है वो डिसाइड होती है। अगर वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसी कमोडिटीज की डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है। और आप अपनी मंथली या एनुअल इनकम का एक बड़ा पोर्शन किसी कमोडिटी पे स्पेंड करते हैं तो आपको सोच समझ के वो स्पेंड करना होता है। उस केस में उस कमोडिटी की डिमांड है वो हाईली इलास्टिक डेफिनेटली हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोगों ने वो फैक्टर्स देखे हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो वेरिंग क्यों होती है, यानी वो परिवर्तनशील क्यों होती है, अलग अलग क्यों होती है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। ये 11-12 पॉइंट्स हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।